हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी के इस टाइम पर ऑनलाइन स्टडी को फोकस किया जा रहा है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे व्हाट्सएप के थ्रू। आज मैं उन्हीं नोट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 16 यूनिट्स हैं जिनका मटेरियल मैंने आपको भेजा था। आई होप आपने ये सब उतारा होगा। फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12th में वो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था। मैटर के बारे में कक्षा 9 में आप सभी पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है, मैटर की कितनी अवस्थाएं हैं। पहले समय से हम लोग पढ़ते आए हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वर्तमान समय में पदार्थ की 2 अन्य और अवस्थाएं भी डिटेक्ट हुई हैं। ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पांच अवस्थाएं पदार्थ की मैंने आप लोगों को बताई थी। किसी भी पदार्थ की जो ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस जो अवस्था है, उसके अस्तित्व के लिए जो सबसे प्रमुख कारक है वो है अंतरा आणविक आकर्षण बल। पदार्थ के अणुओं के, उसके अवयवी कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना अधिक होगा, पदार्थ के कण उतने ही क्लोजली पैक होंगे तो वो ठोस अवस्था का निर्माण करेंगे। जब यह अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है तो पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था उत्पन्न होती है। और जब पदार्थ के कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, आकर्षण बल अर्थात जोड़ने वाला बल, एक दूसरे के साथ बांधे रखने वाला बल जब सबसे कम होता है तो वह अवस्था गैसीय अवस्था कहलाती है। तो तीनों अवस्थाओं का जो अस्तित्व है वो मुख्य रूप से अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। दूसरा कारक है तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तापीय ऊर्जा अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। उनके बीच लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल कमज़ोर हो जाते हैं और वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि पुनः गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में आप इस सब चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। इस कक्षा में हमारा जो मुख्य फोकस है इस यूनिट में ठोस अवस्था पर रहेगा। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के जो मुख्य गुणधर्म हैं उनसे आप भलीभांति परिचित हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान, उसका आयतन, उसका आकार निश्चित होता है। उसके अणुओं के बीच
अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण वे एक ठोस संरचना में बंधे हुए रहते हैं। अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक स्थान है, अणुओं के बीच का जो खाली स्थान है वह सबसे कम होता है, क्योंकि वह एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए होते हैं। ठोसों के जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु अथवा आयन, उनके स्थान निश्चित होते हैं और वे अपने ही स्थान पर गतिमान रहते हैं। ठोस कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। उन्हें ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है, ना ही ज़्यादा खींचा जा सकता है। तो यह ठोस अवस्था के सामान्य गुणधर्म हैं। अब हम बात करते हैं ठोसों के वर्गीकरण की। ठोसों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है: क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर के बना होता है और इन क्रिस्टल्स की ज्यामिति, उनका जो आकार है वह निश्चित होता है। क्रिस्टलीय पदार्थों के जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। उनका एक पैटर्न होता है, एक प्रॉपर तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घपरासी का मतलब है उनकी व्यवस्था काफ़ी हद तक, काफ़ी दूर तक एक समान रहती है, व्यवस्थित, एक ही पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। वो पैटर्न किसी भी एक दिशा में जिस प्रकार से शुरू होता है उसी प्रकार से वो अंत तक जाता है। उसे दीर्घपरासी व्यवस्था कहा जाता है और इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जैसे NaCl है, क्वार्ट्ज है, या आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस, इनके अवयवी कणों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी ज्यामिति भी अनिश्चित होती है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। इनके कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है, अर्थात थोड़ी थोड़ी दूरी में इनके कणों की व्यवस्था बदलती रहती है, एक समान नहीं होती, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में यह व्यवस्था एक समान पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड्स आपने अपने चारों ओर देखे हैं, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है। इन ठोसों में जो अवयवी कणों का अरेंजमेंट है, उनकी जो व्यवस्था है वह एक समान नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ठोसों को दो प्रकारों में बांटा गया है: क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः हम वर्गीकृत करते हैं मुख्य रूप से आणविक ठोस। आणविक ठोस का अर्थ है जिनके अवयवी कण अणु हैं, जैसे H2 इज अ मॉलिक्यूल, I2 और CO2। ये क्रिस्टलीय ठोस आणविक ठोस हैं क्योंकि इनके अवयवी कण अणु हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरे हैं आयनिक ठोस, जैसे NaCl, MgO, ZnS। NaCl से आप परिचित हैं भली भांति, कॉमन सॉल्ट, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके अवयवी कण सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, इसलिए इसे हमने आयनिक ठोस कह दिया। तीसरे हैं धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। इनके अवयवी कण मेटल्स हैं, धातुएं हैं, Fe, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। इस प्रकार के ठोस जिनके अवयवी कण धातु हैं उन्हें हमने मेटालिक सॉलिड कह दिया। और चौथे प्रकार के जो ठोस हैं वो हैं सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। इनके जो अवयवी कण हैं वो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। SiO2 है, हीरा है, डायमंड। तो इस प्रकार से ठोसों को हम मुख्यतः क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में विभाजित करते हैं और क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः इन
4 प्रकारों में बांटा गया है। अगर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर की बात करें, उनको कंपेयर करें, तो हम निम्नलिखित बिंदुओं पर उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है उनका आकार। तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, उनका आकार निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं। फिक्स नहीं है कि किस पॉइंट पे वो गलना शुरू करेंगे। कणों की व्यवस्था हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी होती है, लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी तक वो एक समान व्यवस्था को फॉलो करते हैं, एक समान व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था लघुपरासी होती है, उनमें एक समान व्यवस्था नहीं पाई जाती। काटने या टूटने का गुण अगर हम देखें तो तेज धार वाले हथियार से काटने पर जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो नई सतह है वो समतल होती है, प्लेन सतह होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर हम तेज़ धार वाले हथियार से काटें, जैसे रबड़ को अगर आप काटते हैं तो उसकी सतह प्लेन नहीं, उसकी सतह ऐसे उबड़ खाबड़ उभरी हुई इस तरह से पाई जाती है। तो यह इनका मुख्य अंतर है जो हम अपने सामने देख सकते हैं। फिर एक इनका गुण आता है आइसोट्रॉपी या एनाइसोट्रॉपी, विषमदैशिकता या समदैशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब ये विषमदैशिक और समदैशिक जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स की जो ये क्वालिटी है एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ गुड डे।